So today we are going to discuss doubts of electrochemistry competition. तो इसमें आपके पास ये एक डाउट है, the temperature coefficient of a cell whose operation is based on the reaction. ये आपके पास सेल रिएक्शन है. This is the temperature coefficient of cell. टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ईएमएफ में क्या वेरिएशन आएगी टेम्परेचर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट. ओके. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन एट 298 केल्विन. ओके. द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, आपको चेंज इन एंट्रोपी पता लगाना है, डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है. ठीक. देखो जो डेल्टा एस होता है दैट इज dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, ये अभी याद कर लो आप. थर्मोडायनेमिक में एक ये भी रिलेशन होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर. और जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, NFE ऑफ सेल, है ना. तो इसकी अगर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जी की, तो क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एस इज इक्वल टू dt माइनस NFE ऑफ सेल. ओके. और ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशियल से बाहर आ जाएंगे. डिफरेंशियल तो आप लोगों को आता ही होगा. तो क्या एक्सप्रेशन बना, ये बन गया माइनस NF बाहर आ गया E ऑफ सेल. ठीक है. और ये रहा डिफरेंशियल इसका. और ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमने, नहीं नहीं ये गिवन है, सॉरी. और डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस NF, ये गिवन है. ये कितना है, ये आपका आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दो, कितनी है इसकी, बाय dt. ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना. ठीक. तो इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, एन की वैल्यू पुट करनी है, एफ की वैल्यू पुट करनी है, एस की वैल्यू निकाल लेनी है. क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज जो आ रहा है. ये रही सेल रिएक्शन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. इसमें देखो जो लेड है वो 0 स्टेट से +2 स्टेट में गया है, मरकरी जो है वो +2 स्टेट से 0 स्टेट में गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. इट मींस n इक्वल टू 2. एफ क्या होता है, एफ तो फैराडे कांस्टेंट होता है, वो तो आपको पता ही है. और आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴ है. तो ये वैल्यू पुट कर दें हम, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 96500, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो dE/dt की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻⁴. तो इसको सॉल्व करना है आपने, पहले तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा -4 को. इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9.65 इंटू 1.5 लिख दें. ठीक. यहाँ पे ये ना माइनस नहीं आएगा आंसर में, माइनस क्यों नहीं आएगा, आई थिंक मैंने यहाँ पे रिलेशन गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस होता है बाहर, क्योंकि माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमें, नहीं तो माइनस में तो आंसर है ही नहीं कोई. ठीक है, माइनस होता है बाहर यहाँ पे, आई थिंक. ठीक है, ये माइनस होता है इस रिलेशन में. तो आपके पास ये माइनस माइनस, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये प्लस बन जाएगा. तो इसको सॉल्व करें अगर, कितना आएगा ये, इसको मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ, आपको तो वैसे ही करना पड़ेगा कैलकुलेट. 9 इंटू 9.65 इंटू 1.5, दिस कम्स आउट टू बी 28.95 जाउल. क्योंकि जाउल क्यों नहीं, डेल्टा के यूनिट क्या होते हैं, जाउल पर केल्विन, ये आएगा. ओके. तो आपके पास जाउल पर केल्विन ये आ गया 28.95. दिस इज योर आंसर. ओके, फाइन. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है, ये भी एक डाउट ही है, ये 2018 में आया, आई थिंक नीट में आया ये 2018 में. ठीक. कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF values as shown in the diagram. यहाँ पे ब्रोमीन +7 स्टेट में है, अगर +7 से +5 स्टेट में जाए तो ये वाला पोटेंशियल चेंज आता है, EMF चेंज. ठीक है. अगर +5 से इसमें कितने स्टेट में है, इसमें है आपके पास हाइड्रोजन जो है वो +1 स्टेट में, ऑक्सीजन -2, इसमें ये +1 स्टेट में है, इसमें 0 स्टेट में, और इसमें -1 स्टेट में है. ठीक है. ओके. सो वेट अ मिनट, सिर्फ ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट लिखनी है. तो ये आपके पास अगर ब्रोमीन +7 स्टेट से +5 में जाए तो आपके पास ये पोटेंशियल चेंज आता है. अगर वो +5 से जो ब्रोमेट की फॉर्म में है
+1 स्टेट में जाए तो ये पोटेंशियल का चेंज आता है, अगर वो इस स्टेट से ब्रोमीन की स्टेट में जाए तो ये पोटेंशियल का चेंज आता है, अगर Br2 से वो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में जाए तो इतना पोटेंशियल चेंज आता है। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन इज, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो डिस्प्रपोर्शनेशन करवाएगी? सबसे पहले डिस्प्रपोर्शनेशन को मैं क्लैरिफाई कर दूं, डिस्प्रपोर्शनेशन एक्शन किसको बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन किसको बोलते हैं? जब आपके पास कोई स्पीसीज है, ठीक है, कोई स्पीसीज है, लेट अस से ए, रिएक्शन हो रहा है, इसमें ए ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ए की ही रिडक्शन हो रही है। ओके, जैसे मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेट अस से कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, एक कार्बन बना रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड +2 स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 होता है और प्योर कार्बन 0 स्टेट में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही कार्बन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब सेम स्पीसीज है, वही ऑक्सीडाइज हो रही है, वही रिड्यूस हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, these type of reactions are called as the type of reactions are called as disproportionation reaction। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन ब्रोमीन अपनी किस स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का ये सिनेरियो देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एक्सट्रीम स्टेट्स में है, जैसे या तो जैसे ये ब्रोमीन +7 है, +7 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना किसी स्टेट में। सिमिलरली -1 से नीचे किसी स्टेट में नहीं जा सकता ब्रोमीन। मतलब जब भी कोई एलिमेंट अपनी एक्सट्रीम स्टेट में है, एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसमें तो वो पक्का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि जैसे ये रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होके किस स्टेट में जाएगा? प्लस स्टेट में जाएगा, वो तो बनाता ही नहीं है प्लस स्टेट ब्रोमीन। +9 में जाएगा, वो भी नहीं बनाता। तो इट मींस ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये वाला तो पक्का एलिमिनेट कर दिया हमने। ओके, वैसे मैं आपको करके बताऊंगा, आपको मैं भी करके बताऊंगा। ठीक, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद ओके, बाकी हो सकते हैं जो इन बिटवीन वाले हैं ना, ये वाले, इनमें से हो सकता है, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, बट तीनों में से भी कौन सा वाला? ठीक, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होना था? दोनों इकट्ठे करवाने होते हैं ना, दोनों रिएक्शन इकट्ठे करवाने होते हैं। तो अब देखते हैं दोनों रिएक्शन इकट्ठे करवाने का मतलब क्या है। ठीक, अब जैसे अगर मैं ये मान लूं, ये वाली स्पीसीज मान लूं कि अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाए, तो डिस्प्रपोर्शनेशन में जब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा तो क्या होगा? तब ये Br O4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन में जब ये रिडक्शन करवाएगा तो क्या हो रहा होगा? तब ये सॉरी HBr O में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिडक्शन करवाएगा तो ये हो रहा होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रहा होगा? ओवरऑल रिएक्शन बन रहा होगा, 2 bromate ion are going to give Br O4 नेगेटिव आयन प्लस HBrO0, जिसमें हम बोलेंगे कि ये अपनी +5 स्टेट से +7 में जा रहा है और +1 में जा रहा है। ठीक है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ये हो रही है रिडक्शन। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखे ना मैंने अभी। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा आपको, अगर आपने कोई रिएक्शन देखनी हो कि वो फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव टू लुक फॉर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं? हम देखते हैं ई ऑफ रिएक्शन जो है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल है। अगर पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन फिजिबल हो गया, उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवा सकता है। और अगर ना आया तो क्या होगा? अगर ना आया ऐसा तो क्या होगा? तो आप मान लोगे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करवा सकता, फिर हम नेक्स्ट स्पीसीज के लिए ट्राई करेंगे। ठीक, अब इसमें ये रहा, ओ सॉरी, ये रहा ऑक्सीडेशन। ठीक, मतलब ये एज अ एनोड एक्ट करेगा। ओके, ई ऑफ सेल निकाल लेना, वो ई ऑफ रिएक्शन ही है, ई ऑफ सेल विल बी ई ऑफ रिएक्शन। और ये जहां पे रिएक्शन हो रही है ये आपका कैथोड एंड है। ठीक, तो आपके पास ई ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको याद आया होगा तो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवाने होते हैं, यही होता है आपके पास एक्सप्रेशन। सो अब इसके केस में कैथोड क्या बन रहा है, कैथोड वाला रिएक्शन कौन सा बन रहा है, ब्रोमेट आयन से ये वाला बनना, HBRO बनना, ठीक है। अब देखते हैं HBRO, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है ना, इससे ये बनना रिडक्शन ही हुई ना, तो रिडक्शन का पोटेंशियल कितना गिवन है 1.5 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना हो गया 1.5 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड चाहिए आपको। अब एनोड का रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है इससे, ठीक, क्लियर। तो आपके पास एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अगर ये रिड्यूस होगा तो वो कितना है, वेट अ मिनट, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ये, इससे ये बना है, रिडक्शन ही हुआ ना, तो एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है 1.82, तो आपके पास ये बना 1.82 पॉजिटिव, ठीक है। इसका आंसर आएगा नेगेटिव। तो मतलब ये रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती मतलब ये वाला जो एनायन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करवा सकता। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्पीसीज को ट्राई करते हैं, नेक्स्ट स्पीसीज कौन सी, अब हमें ये तो पता लग गया ये भी नहीं है, हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, HBRO को। अब HBRO अगर ऑक्सीडाइज होगा, HBRO अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा BrO3 नेगेटिव, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक। उसके बाद अगर ये रिड्यूस हो जाए तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा Br2 इतना, वेट अ मिनट, हाँ जी ठीक है, तो बनाएगा ये Br2, ठीक। और अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाएगा तो आपको इन दोनों रिएक्शन का सम करना पड़ेगा ना, तभी मतलब दोनों रिएक्शन हो रही होंगी साइमल्टेनियसली, तभी उसी का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो इट मींस 2HBRO विल बी गिविंग BrO3 नेगेटिव आयन प्लस Br2, ठीक है। ये रिएक्शन है जिसके लिए आपने देखना है कि ये फिजिबल है कि नहीं है। तो सिमिलरली ई ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ठीक, आपके पास कौन सा, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ये एनोड रिएक्शन है, ये आपका कैथोड रिएक्शन है, ओके। ई ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कैथोड आपका, कैथोड क्या था, इससे ये बनना है ना, इससे ये बनना, तो ये कैथोड था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये गिवन तो है, इससे ये बनने के लिए पोटेंशियल ये लगता है, दिया तो हुआ 1.595, ये बन गया आपका 1.595 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कौन सा है, ब्रोमीन और HBRO के बीच में जो रिएक्शन बनेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। सो नहीं नहीं नहीं, रिडक्शन रिएक्शन ये थोड़ी ना, एनोड वाला रिएक्शन कौन सा है, ये वाला, सॉरी, HBRO से BrO3 नेगेटिव आयन बनना, इन दोनों के बीच में जो रिडक्शन रिएक्शन होगी उसका पोटेंशियल देखना है, वो कौन सी होगी, BrO3 नेगेटिव आयन से HBRO बनना, यही तो रिडक्शन है ना। तो इसके बीच में रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट, तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है 1.5, इसका आंसर ओवरऑल कितना बन रहा है 0.095, बट वन तो पॉजिटिव रहा है ना। पॉजिटिव आंसर बनने का मतलब क्या है, आपका आंसर अगर पॉजिटिव बन जाए तो इट मींस रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल। अगर रिएक्शन फिजिबल है मतलब ये वाली स्पीसीज ऐसी है जो आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा सकती है। तो आंसर कौन सा बना आपका इनमें से, ऑप्शन नंबर डी, दिस कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35th के बाद, नाउ क्वेश्चन नंबर 21st। 21st में आपके पास क्या बन रहा है, ई ऑफ सेल बाय dt is greater than 0 for a cell reaction when delta S is positive। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो आपके पास अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो, वेट अ मिनट, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। डेल्टा एस और ई ऑफ सेल के बीच में रिलेशन क्या था आपके पास, डेल्टा एस और ई ऑफ सेल के बीच में रिलेशन, नहीं, डी बाई डी टी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल पोटेंशियल, तो ये कितना बनेगा डी बाई डी टी,
आई थिंक मैंने यहाँ पे नेगेटिव ऐड करवाया था ना आपको साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर ले लें तो क्या रिलेशन क्या था हमारा, सीधा रिलेशन पे चलते हैं, ये डेरिवेशन को छोड़ो अभी दोबारा करते हैं। ठीक, तो आपके पास यहीं से था, तो इसमें अगर डी जी बाई डी टी की वैल्यू पुट करते हैं वो क्या बनती थी आपके पास, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इक्वल डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाती थी, डी बाई डी टी एन एफ ई ऑफ सेल, इसको आ गया आपके पास एन एफ कॉमन निकला था डी ई बाई डी टी, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी ये, अगर ये पॉजिटिव तो डी ई बाई डी टी भी पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें असर्शन ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आएगा, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 होती है, तो ये दोनों तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन हो रहा है तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कोई तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज होंगे ही, तो एन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, 1 2 3 4। ठीक है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ तो डीई बाई डी टी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, तो आपके पास असर्शन तो ठीक है। रीजन में डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टी डीई बाई डी टी आ रहा है, ये टी थोड़ी ना होता है यहाँ पे, एक्सप्रेशन में देखो टी है कहीं पे, यहाँ पे टी नहीं है ना, तो इसमें रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनती है जिसमें असर्शन ठीक होती है रीजन गलत होता है, आई थिंक सी कुछ, ठीक है, जिसमें असर्शन ठीक और रीजन गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, which of the following represent the variation of molar conductance of electrolyte with concentration inverse respectively for weak and strong electrolyte, जो weak electrolyte होता है उसके लिए जो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का अंडर रूट का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि कंडक्टेंस पहले ही बहुत ज्यादा होती है, चाहे उसका कंसंट्रेटेड भी लिया हो तो भी ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए लीनियर वेरिएशन आती है लाइक दिस, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो होती है तो उस टाइम उसकी डिसोसिएशन बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ना जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कंसंट्रेशन लो हो तो बहुत ज्यादा आता है, अगर अल्फा बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। वेयर एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चाहे कंसंट्रेशन लो हो चाहे हो हाई, ठीक है, होता क्या है, ये कम्प्लीटली आयनाइज तो पहले हो रखे होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, अगर डिल्यूशन करने पे आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा जिससे आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, जिससे कंडक्टेंस पे फर्क तो पड़ता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंसंट्रेशन कम करने से बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, वेयर एज स्ट्रॉन्ग में बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। तो इट मींस ये वाला जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस डेल्टा अंडर रूट सी का। तो इसमें आपके पास ये क्या रख दे रखा है, दो दो ऑप्शन है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2, ये वाला ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रिलेशन भी होता है आपके पास फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये डिबे हक्कल इक्वेशन कहते हैं इसको, उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाली इक्वेशन दी थी। ठीक, और इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपके पास ये कौन सी है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या मोलर कंडक्टेंस होगी, ये वो वाली वैल्यू है। ठीक, तो आपके पास इसको अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, तो आपको दिख भी रहा है कि अगर y मतलब लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी वर्सेस कंसंट्रेशन का अंडर रूट का ग्राफ बनाओगे तो वो नेगेटिव स्लोप वाला आएगा, नेगेटिव स्लोप वाला मतलब नीचे आएगा, और उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो वो ऐसा होएगा ये वाला। ये नहीं हो सकता, अगर आपको लगे ना कि ये हो सकता है, नहीं, इसमें तो देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक आ गई कंसंट्रेशन, और ये कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू उस टाइम चेंज ही नहीं हुई, उस शुरू में डिल्यूशन करने पे चेंज नहीं हुई, ऐसा नहीं होता, चाहे बहुत माइनर चेंज हो बट चेंज होता है, इंक्रीज थोड़ा बहुत हो चाहे होता है, जैसे अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ना देखिए ऐसे दी होती ऐसे, वो ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है विद वेरिएशन। और डिसकंटिन्यूटी तो वैसे नहीं आनी, जैसे यहाँ पे ऐसे ब्रेकेज आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है, क्यों चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, कोई टाइट्रेशन थोड़ी ना चल रही है कि इस पॉइंट के बाद कुछ नया हो गया जिसकी वजह से वो अपना ग्राफ चेंज कर गया ना, ग्राफ कॉन्टिन्यूस
कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, ये डिसकॉन्टिन्यूटी टाइप नहीं आएगा इसमें। ओके, जैसे ये भी कॉन्टिन्यूटी वाला ग्राफ ही है, इसमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है, एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, क्लियर। इसमें ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसमें भी स्मूथ कर्व है, तो ये दोनों इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डीपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज इज, ठीक है, ये मेरे को भी थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है। ठीक, जो ड्राई सेल बैटरी होती है उसमें डीपोलराइजर कौन सा यूज होता है, MnO2 यूज होता है। MnO2 का जो पेस्ट यूज होता है ना, ये एज अ डीपोलराइजर इधर होता है, यहाँ पे होता है कहीं पे, ठीक है, एज अ डीपोलराइजर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई सेल में आपके पास कैथोड रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो अंदर जैसे एक्यूमुलेट होते जाएगा, तो ऐसे तो आपका ड्राई सेल फट जाएगा अगर ये ऐसे एक्यूमुलेट होती रही। तो इसको कहीं ना कहीं चेंज करना है ना, अदरवाइज, क्योंकि नहीं तो अंदर ज्यादा प्रेशर भी जनरेट हो सकता है हाइड्रोजन की वजह से, और आपकी सेट बैटरी फट सकती है। जो ये हाइड्रोजन के बबल को रिमूव करे उसको बोलते हैं डीपोलराइजर। ओके, मेरे दिमाग से पॉइंट स्किप कर गया था इसलिए मैंने अभी ये देखा है। तो हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करता है MnO2? MnO2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, Mn2O3 बनाता है और H2O बना लेता है। ओके, जिससे आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है ना, आपकी बैटरी फटेगी नहीं, अदरवाइज आपको जिस फटेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एज अ डीपोलराइजर कौन यूज होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, the reduction potential of hydrogen electrode when placed in buffer solution is found to be this, the pH of the buffer। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने, वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस बबल आउट करवा रहे होते हैं हम, वो किस सोल्यूशन से करवा रहे होते हैं, 1 मोलर HCl सोल्यूशन से। ठीक, बट हुआ क्या, आपने कोई बफर सोल्यूशन लिया, 1 मोलर HCl की बजाय आपने कोई बफर सोल्यूशन लिया, ठीक है, और तब आपने देखा कि आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, माइनस, जो ई ऑफ इलेक्ट्रोड आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है -0.413 वोल्ट। वैसे जो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी ई ऑफ इलेक्ट्रोड कितनी होती है, जिसको ई नॉट बोलेंगे, वो होती है 0, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है ना। ठीक, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, -0.413 वोल्ट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो नस्ट इक्वेशन लगेगी। क्या होता है, ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कौन सी लें, रिएक्शन वही वाली लेनी है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन देखना है ना, तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन ही देखोगे कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन जब होती है तो क्या होता है, 2H पॉजिटिव आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम H2, ये रिएक्शन है, यही रिडक्शन रिएक्शन है, और यही लेनी पड़ेगी आपको। तो इसमें n इक्वल टू कितने है, n इक्वल टू 2 है। ओके, प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन गैस है, रिएक्टेंट जो है वो H पॉजिटिव आयन गैस है। ओके, चलो, तो ई ऑफ इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.413 वोल्ट, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड 0, ये वाला पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ले लेते हैं, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, वो कितना होता है 0.06, एन की वैल्यू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज 2 ही है ना, प्रोडक्ट कितना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और उसकी पावर 2 भी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको यहाँ पे पावर में लेना होता है ना कोएफिशिएंट। ठीक, ओके, और आपने क्या निकालना है, जिस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेट किया है इसका पीएच निकालना है, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पीएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब आपने नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू निकालनी है। चलो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस से माइनस कटा, 0.413 इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग, प्रेशर की कोई बात नहीं करी, इट मींस वो स्टैंडर्ड ही होगा, तो 1 बार ही होगा प्रेशर, तो प्रेशर को तो 1 पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड रेज़्ड पावर 2, 0.413 इज इक्वल टू 0.03 लॉग, इसको लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड रेज़्ड पावर -2, और पावर आगे आ जाएगी, क्या बना 0.03 इंटू -2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, 0.413, तो क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 0.413 डिवाइड बाय 0.06। ओके, ये आ गया।
हाँ ये आ गया। और माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, पीएच। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, पीएच की वैल्यू 6 नहीं, ये अराउंड 7 पे आएगी। पीएच कम्स आउट टू बी अराउंड 7। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी, 7। चलो जी, आपके पास आगे क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये ईटा, मेरे को नाम भूल गया, ईटा ही बोलते हैं शायद इसको, हाँ। तो किस एफिशिएंसी देते हैं, एफिशिएंसी देखो एक्चुअल में, अगर जो सेल है, फ्यूल सेल छोड़ो कोई भी सेल है, ठीक है, जो सेल है वैसे अगर उसमें जो रिएक्शन हो रही है जिसको हम सेल रिएक्शन बोलते हैं, अगर उसको सेपरेट कंटेनर में ना करवाया जाए, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करवाते हैं, तो उसमें जितनी एनर्जी बनेगी वो सारी की सारी किस फॉर्म में जाती है, हीट की फॉर्म में लूज होती है ना, जिसको एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक। और जब इस सेल को सेपरेट कंटेनर में करवाया जाता है, तो ये सारी की सारी जितनी हीट एनर्जी बनी थी उतनी थोड़ी ना बनती है हमारे पास ईएमएफ, उस अकॉर्डिंग थोड़ी ना बनती है, थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है ना। ठीक है, क्लियर। तो बस यही एफिशिएंसी है। तो कितनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, है ना। और ई ऑफ सेल जो है वो ये आती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो आ जाता है इस एक्सप्रेशन से। और वैसे एक्चुअल में इस रिएक्शन में कितनी हीट निकलती, वो है डेल्टा एच। ठीक। और ये जो कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू, इसको जब सॉल्व करोगे उसके लिए जो जाउल में वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच से कम होगी। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत वेस्टेज हुआ है, आपको पता है, थोड़ा बहुत वायर्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी, तो इलेक्ट ईएमएफ में तो नहीं ना काउंट होगी वो वाली एनर्जी जो वेस्टेज में जा रही है। तो वेस्टेज में जो जा रही है उसको निकालने के बाद जो एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो वो इतनी होती है। और टोटल एनर्जी जो इस डायरेक्शन में निकल रही होती है वो ये होती है। ओके, डेल्टा एच। तो आपके पास एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी क्या होती है, आपको यू नो वेरी वेल कि आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय एनर्जी कैलकुलेटेड इनटू 100। एनर्जी ऑब्जर्व एक्चुअल में कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल डिवाइड बाय वैसे कितनी निकलनी थी डेल्टा एच इनटू 100। तो आपके पास इसका आंसर आएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 32। आई थिंक दिस इज डाउट ऑफ जसप्रीत। इसमें क्या पूछा गया है, एट व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। इस बार आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेट किया प्योर वाटर में, ठीक है। तो कितने प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाए प्योर वाटर से, सो दैट, और 25 डिग्री सेल्सियस पे, सो दैट जो इलेक्ट्रोड सेट हो उसका पोटेंशियल जीरो ही हो, मतलब जो ई ऑफ इलेक्ट्रोड चाहिए वो जीरो चाहिए, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का ये होता है वो भी जीरो होता है। ठीक। बट यहाँ पे वाटर है, स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड के केस में यहाँ पे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। वाटर के केस में कितने एच पॉजिटिव आयन होते हैं सोल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁷ मोलर ना, तभी तो वाटर की पीएच 7 बनती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस इन वाटर, ये होती है। तो बस नॉन क्वेश्चन लगा दो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, नहीं ई ऑफ सेल नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड है, ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग। इसमें भी रिएक्शन कौन सी लेनी पड़ेगी, रिडक्शन रिएक्शन ही लेनी पड़ेगी। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, 2H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू गिव 2 इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिविंग H2 गैस। जब आपको मेंशन नहीं ना किया गया हो कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है ऑक्सीडेशन, तब आपने रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी के रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए होते हैं, और सभी की हम जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन रिड्यूस होने की का पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड रेज़्ड टू पावर 2। कितनी चाहिए पोटेंशियल, जीरो। स्टैंडर्ड कितनी होती है, जीरो। ये आपके पास 0.06 N2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड 10⁻⁷ उसकी पावर 2 होनी है। तो बस इसको सॉल्व करो, अब क्या आएगा,
अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 0 0 ये हो जाएगा 0, मतलब क्या बन रहा है log PH2 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻, इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 10⁻⁻14 इक्वल टू 0 बन रहा है, इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि PH2 बाय 10⁻⁻14 इक्वल टू 1 है, क्योंकि log ऑफ 1 ही 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या है, PH2 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बार, मतलब हाइड्रोजन गैस को इतने बार प्रेशर से आपको पास करवाना पड़ेगा, 10⁻⁻14 बार, और 1 बार इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता बार ही है, पर आंसर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, उसकी बात मैं करता हूँ क्या, क्यों, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.987 बार, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है, नहीं उल्टा नहीं लिख दिया, आई थिंक उल्टा है, आई थिंक बार छोटा होता है, ठीक, वेट अ मिनट, यहाँ पे इसको ठीक करते हैं, एक्सप्रेशन होता है हमारे पास 0.987 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार, ठीक है, बार थोड़ा सा छोटा होता है एटमॉस्फेयर से, ठीक, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही, तो 1 बार इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर ही बोल देना, तो आंसर आपका कितना आया, 10⁻⁻14 बार, या आप ऐसे बोलो 10⁻⁻14 एटमॉस्फेयर, अप्रोक्सीमेट कर दिया क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट ही किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10⁻⁻14 एटमॉस्फेयर।